पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विक्रम अपने कैबिन में बैठा पेग पर पेग चढ़ाए जा रहा था। उसकी आंखें अब तक लाल पड़ चुकी थी। सामने खड़े वर्मा ने कहा, बॉस, ये आप क्या कर रहे हैं? आप चालू ऑफिस में? मेरा मतलब है बॉस, आपके मीटिंग का वक्त हो रहा है। अगले 10 मिनट में एक मीटिंग अटेंड करना है आपको। विक्रम ने ग्लास को फर्श पर फेंकते हुए कहा, भाड़ में गया मीटिंग। कैंसिल करो ये मीटिंग वेटिंग। बंद करो ये ऑफिस। मुझे सिर्फ और सिर्फ सोना की खबर चाहिए, पल पल की। वो क्या करती है, कहाँ जाती है, क्या करने वाली है, एवरीथिंग। वर्मा ने हड़बड़ाते हुए कहा, मिल जाएगा बॉस, आपको एक एक पल की खबर मिल जाएगा। वैसे इस वक्त मैडम और वो रघुवीर कार्तिक के बंगले पर ही रहते हैं। ये सुनकर विक्रम के हाथ कांच के ग्लास पर कस गए। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कांच का ग्लास उसके हाथ में ही टूट गया और उसका हाथ लहूलुहान हो गया। लेकिन उसे इस वक्त अपनी फिक्र नहीं थी। वो बस इस बात पर दांत पीस रहा था कि सोना कार्तिक के बंगले में उसके साथ रहती है। उसने दांत पीसते हुए कहा, इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई किसी और के साथ रहने का? यहाँ रघुवीर कार्तिक नीचे हॉल रूम में बैठे बात कर रहे थे। रघुवीर ने एक नजर अपनी बेटी के कमरे की ओर किया जो बंद था। उसने कार्तिक से कहा, कार्तिक, देखा तुमने? आखिर सोना हमारे साथ जाने के लिए राजी हो ही गई। मैंने कहा था ना तुमसे, मैं कैसे भी करके उसे राजी करवा कर ही रहूंगा। अब तुम ये देखो कैसे मैं उसे तुमसे शादी करने के लिए भी राजी करता हूँ। ये सुनकर कार्तिक ने एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, रघुवीर अंकल, मान गए? क्या शैतानी दिमाग पाई है आपने? कोई इंसान अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि आप कितने बड़े कमीने टाइप के इंसान हैं। कितने आसानी से आपने सोना को यकीन दिलवा दिया कि विक्रम ने ही आपकी धुलाई की है। कहकर वो हंसने लगा। कार्तिक, बकवास बंद करो। कहीं भी कुछ भी बोलने से पहले ये तो देख लो कि हम कहाँ बैठे हैं। सोना बेटी ने सुन लिया तो? रघुवीर ने उसे घूरते हुए देखकर कहा। कार्तिक ने एक नजर सोना के अध खुले दरवाजे पर किया। डोंट वरी अंकल, आपको लगता है कि सोना को उसके कमरे तक हमारी आवाज सुनाई दे रही होगी? नेवर। वो बेचारी तो विक्रम को याद करते हुए आंसू बहा रही होगी। इधर सोना अपने कमरे में बेड पर बैठी बैठी रो रही थी। उसने अपने पापा से उनके साथ ये शहर छोड़कर, विक्रम को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर जाने के लिए हाँ तो कर दिया, पर उसका मन नहीं मान रहा था। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो बेड से खड़ी हुई वॉशरूम जाने को हुई कि अचानक से उसे चक्कर सा आने लगा। उसने पास पड़े टेबल को पकड़ना चाहा, पर उसकी पकड़ टेबल पर बनने से पहले ही वो नीचे बेहोश होकर गिर गई। साथ ही साथ उसका हाथ लगने से टेबल पर रखा फूलदान भी नीचे गिर गया। फूलदान गिरने की आवाज सुनकर कार्तिक और रघुवीर हैरानी से सोना के कमरे की ओर देखते हैं और उसके कमरे की ओर दौड़ पड़ते हैं। जाकर देखा तो सोना फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। रघुवीर ने उसके गाल को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहा, सोना, सोना बेटा, क्या हुआ तुम्हें? उठो बेटा। सोना बेहोश होकर पड़ी थी। कार्तिक उसे उठाकर बेड पर लेटा दिया। डॉक्टर को फोन करता है। रघुवीर परेशान सा कमरे में चक्कर काट रहा था कि थोड़ी ही देर में डॉक्टर आता है। डॉक्टर ने जैसे ही सोना को देखा, उसने हैरानी से कार्तिक को देखते हुए कहा, अरे इन्हें तो मैं जानता हूँ, ये तो मिसेज ओबरॉय है ना, क्या हुआ है इन्हें? कार्तिक ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं डॉक्टर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये मेरी दोस्त और मेरी फ्यूचर वाइफ है। ये पता नहीं क्यों बेहोश हो गई। डोंट वरी, मैं अभी चेकअप करता हूँ। ये डॉक्टर विक्रम का फैमिली डॉक्टर था और इसे विक्रम ने तब बुलाया था जब सोना विक्रम के प्राइवेट विला में बुखार से बेहोश थी। डॉक्टर ने सोना को देखते ही पहचान लिया था। उसने सोना को चेक करने के बाद कार्तिक और रघुवीर को बारी बारी से देखते हुए कहा, देखिए, ये तो 2 महीने से प्रेग्नेंट है
परेशान होने जैसा तो कुछ भी नहीं है। प्रेगनेंसी में तो ये सब होता ही रहता है, बाकी सब नॉर्मल है। आप इन्हें मेरे हॉस्पिटल लेकर आइए, इनका कुछ रिपोर्ट्स निकालने होंगे, इसके बाद ही मैं कुछ दवाइयां दे सकता हूँ। कहकर वो खड़ा हुआ। कार्तिक ने झूठी मुस्कान भरते हुए कहा, हाँ हाँ डॉक्टर, हम बिल्कुल आएंगे। डॉक्टर चला जाता है। कार्तिक ने झल्लाते हुए कहा, अंकल ये क्या है, क्या है ये सब, ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। रघुवीर ने उसकी बाजू पकड़कर उसे बाहर चलने का इशारा किया। दोनों वापस नीचे आते हैं। कार्तिक ने झल्लाते हुए कहा, अंकल सोना प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब क्या मैं एक प्रेग्नेंट लड़की से शादी करूंगा। अब ये लड़की मेरे किसी काम की नहीं। उसने रघुवीर से चेहरा फेरते हुए कहा। रघुवीर ने उसे समझाने वाले टोन में कहा, कार्तिक रिलैक्स, तुम्हें सोना से शादी करना था ना, तुम अभी भी सोना से शादी कर सकते हो। प्रॉब्लम बच्चा है ना, तो हम उसे हटा देते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि सोना इस चीज के लिए राजी हो जाएगी। कभी नहीं, कार्तिक ने कहा। रघुवीर ने एक शैतानी हंसी के साथ कहा, राजी होगी, जरूर होगी। सोना किसी के भी बात को नकार सकती है, लेकिन अपने बाप के बात को नहीं। कार्तिक ने एक टेढ़ी नजर के साथ उसे देखते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि अगर सोना बच्चे का अबॉर्शन करवाती है तो ठीक है, नहीं तो बच्चे के साथ मैं इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और फिर सोना से मेरी शादी नहीं हुई तो ये तो तुम भी जानते हो कि मुझे तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकालने के लिए एक पल भी नहीं लगेगा। फैक्ट्री तो तुम भूल ही जाओ। कहकर वो अपने कमरे में चला गया। कुछ देर के बाद सोना को होश आया तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने देखा तो रघुवीर बेड के पास चेयर पर बैठा हुआ था। सोना उठना चाहिए पर अभी भी उसे हल्का सा चक्कर आ रहा था, कमजोरी महसूस हो रही थी। रघुवीर ने फौरन उठकर उसे संभालते हुए कहा, लेटी रहो बेटा, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, अभी अभी तुम बेहोश हो गई थी। सोना ने अपने सिर पर हाथ देते हुए कहा, पापा क्या हुआ है मुझे, मुझे एक दो दिन से चक्कर क्यों आने लगे हैं। रघुवीर ने अटकती आवाज में कहा, बेटा डॉक्टर आया था, उसने बताया कि तुम 2 महीने से प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर सोना की आंखें बड़ी हो गई। क्या मैं 2 महीने से। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात की वो खुशी मनाए या गम। एक पल के लिए उसकी आंखों के आगे विक्रम का चेहरा घूम गया। तभी उसे रघुवीर की आवाज सुनाई देती है, पर तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा बाप हमेशा से तुम्हारे साथ था और आगे भी रहेगा। हम कल ही हॉस्पिटल चलेंगे। मैंने अभी अभी एक डॉक्टर से बात की है, मेरे पहचान का डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है। हम कल वहां चलेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। सोना ने नासमझी में पूछा, मतलब। मैं समझी नहीं पापा। रघुवीर ने उसे देखते हुए कहा, बेटा तुम्हें ये बच्चा अबॉर्शन करना ही होगा, ऐसे में कौन तुम्हें अपनाएगा। तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाएगी ना। तुम सबके नजरों में ऐसे गिर जाओ, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। तुम चलो मेरे साथ, में सब सही कर दूंगा। नहीं पापा, मैं अपने बच्चे का क्यों अबॉर्शन करवाऊंगी, ये मेरा बच्चा है। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। ये मेरे जीने की वजह बनकर आया है, और क्या चाहिए मुझे। उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। रघुवीर ने दांत पीसते हुए कहा, ये भी उस विक्रम की एक चाल है बेटा। वो तो चाहता ही है कि तुम सबकी नजरों में गिर जाओ, बदनाम हो जाएं हम दोनों, लोग हमारे नाम से थूके, और तुम उसका साथ दे रही हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, किसी को कुछ पता नहीं चला है, हम सब ठीक कर सकते हैं। प्लीज पापा बंद कीजिए अपनी ये बेहुदा बातें, इतनी घटिया बातें आप बोल भी कैसे सकते हैं। आपको इस वक्त मेरा साथ देना चाहिए, मुझे हिम्मत देनी चाहिए, मुझे सही रास्ता दिखाना चाहिए, और आप मुझे ये सब करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन बेटा प्लीज पापा, अब चले जाइए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज।
लेकिन सोना, प्लीज पापा। सोना ने झल्लाते हुए कहा। रघुवीर बेचारगी वाला शक्ल लेकर अपने कमरे में चला गया। सोना भबक पड़ी। उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे बच्चे, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आपकी मम्मा आपको बहुत प्यार करती है। आप देखना, आपके मम्मा आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती है, लेकिन आपको कुछ होने नहीं देगी। यहाँ वो डॉक्टर अपने हॉस्पिटल पहुंचकर सबसे पहले विक्रम को कॉल करता है। 2-3 रिंग के बाद विक्रम कॉल रिसीव करता है। वो इस वक्त हल्के नशे में था। हेलो, हेलो मिस्टर विक्रम, मैं डॉक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। देखिए मिस्टर विक्रम, इस लड़की को आपने अपनी फ्यूचर वाइफ बताया था। आज मैं उन्हें ही चेकअप करने उनके घर गया था। इसी के साथ विक्रम की लाल आंखें सर्द हो गई। उसका नशा उतर गया। क्या हुआ है उसे? डॉक्टर ने कहा, मिस्टर विक्रम, पता नहीं ये बात आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंसी रखती है या नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो लड़की 2 महीने से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर विक्रम के हाथ मोबाइल पर कस गए। उसके मुंह से एकदम से निकला, व्हाट? यस मिस्टर विक्रम, मुझे लगा मुझे ये बात आपको बतानी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर, कहकर विक्रम खड़ा हुआ तो सामने खड़ा मिस्टर वर्मा ने कहा, बॉस क्या हुआ? एवरीथिंग इज राइट। वर्मा, जाकर सबको अनाउंस कर दो, सबको 6-6 महीने की सैलरी बोनस में मिलेगी। ये सुनकर वर्मा की आंखें बड़ी हो गई। बॉस, 6-6 महीने की सैलरी? विक्रम ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, यस, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी अ फादर। कहकर वो अपने ऑफिस से निकलने ही वाला था कि वर्मा उसके पीछे पीछे आते हुए बोला, बॉस, आपने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। विक्रम ने मुड़कर उसे एक नजर किया जो बत्ती सी दिखाते हुए खड़ा था। तुम्हें भी, कहकर विक्रम वहां से निकल गया। अपनी कार में बैठा और कुछ ही देर में उसकी कार ओबरॉय मैंशन के सामने खड़ी हुई। वो मैंशन के अंदर गया तो हॉल रूम में कोई नहीं था। उसने आवाज दिया, मॉम, विराट। करुणा जी बाहर आई। वो सीढ़ियां उतरते हुए बोली, विक्रम क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? विक्रम ने कहा, बताता हूँ मॉम, विराट कहाँ है? वो तो अपने ड्यूटी पर है, टिया कॉलेज गई है। बताओ क्या बात है? विक्रम अपने माँ के पास गया। मॉम, अब आप बहुत ही जल्द दादी बनने वाली है, उसने एक बड़े से स्माइल के साथ कहा। करुणा जी ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। एक पल के लिए उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, पर अगले ही पल उनकी मुस्कान गायब हो गई। विक्रम, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो लड़की माँ बनने वाली है? पर इससे हमें क्या? अरे हम तो तुम दोनों की शादी करवाने के लिए भी राजी हो गए थे, और उसने क्या किया? सब कुछ ठुकरा कर चली गई, हमारी बेइज्जती करके चली गई। उन्होंने चेहरा फेरते हुए कहा, डोंट वरी मॉम, जिस दिन उसे अपने बाप का असली चेहरा समझ में आएगा, वो खुद अपने किए पर पछताएगी, खुद अपनी मर्जी से यहाँ लौट आएगी, आपसे माफी भी मांगेगी, और ये सब कुछ बहुत ही जल्द होने वाला है। आज दिन भर सोना अपने कमरे में ही रही। रात का डिनर भी उसने अपने कमरे में ही मंगा लिया। अगले दिन सुबह सोना एक रेड कलर की चूड़ीदार ड्रेस में तैयार होकर अपने कमरे से निकली। वो बाहर की ओर जा रही थी। उसके हाथों में पूजा की थाली देखकर कार्तिक ने उसे पीछे से पूछा, सोना, कहीं जा रही हो? हाँ, मंदिर। मंदिर? आज अचानक से मंदिर क्यों? बस ऐसे ही। कार्तिक उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें मंदिर छोड़ देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है कार्तिक, मंदिर पास में ही है, वैसे भी मैं पैदल ही जाना चाहती हूँ। कहकर वो जाने को हुई कि उसे फिर से कार्तिक की आवाज सुनाई देती है, ओह, मैं तो ये भूल ही गया था, अंकल कह रहे थे कि तुम आज अबॉर्शन कराने जा रही हो, तो शायद तुम इसीलिए मंदिर जा रही हो कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। उसने अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा। सोना पीछे मुड़ी, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अपने बच्चे की सलामती के लिए जा रही हूँ। मैं अपने ही बच्चे को क्यों मारना चाहूंगी भला? ये सुनकर कार्तिक गुस्से से उसे घूरने लगा।
अब तक रघुवीर भी वहां पहुंच चुका था। रघुवीर ने कहा, देखो बेटा, ये अबॉर्शन तो करना जरूरी ही है, नहीं तो कोई तुम्हें नहीं अपनाएगा, और फिर तुम उस इंसान के बच्चे को कैसे अपने कोख में पाल सकती हो जिसने हमारी ऐसी हालत कर दी। आज कार्तिक ने हमें सहारा ना दिया होता तो हम सड़क पर बैठे नजर आते। कार्तिक तो तुमसे भी शादी करने के लिए तैयार है, इन सब के बावजूद बस तुम ये बच्चा अबॉर्शन करवाने के लिए राजी हो जाओ। सोना ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, बस पापा, बहुत हो गया। कल से आप एक ही बात रटे जा रहे हो, लेकिन एक बात आप भी ठीक से समझ लीजिए, मैं ये बच्चा अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। विक्रम मुझसे प्यार करता था या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उससे अभी भी प्यार करती हूँ, और ये उसी प्यार की निशानी है। मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। कार्तिक ने झल्लाते हुए कहा, ये चल क्या रहा है दोनों बाप बेटी के बीच? हाँ, बाप कह रहा है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो बेटी अबॉर्शन के लिए तैयार ही नहीं। बहुत हुआ तुम दोनों का नाटक, बंद करो ये तमाशा। और तुम अबॉर्शन करवा रही हो, ओके, तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है, सुना तुमने, चाहे तुम्हारी खुशी से हो या जबरदस्ती से हो। उसके बात करने का लहजा देकर सोना और रघुवीर हैरानी से उसे देखने लगे। रघुवीर ने कहा, कार्तिक, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। अबे चुप, एक शब्द और नहीं। तेरी बेटी से शादी करने के लिए ही तुझ पर पानी की तरह पैसे उड़ा रहा था। तेरी गिरवी पड़ा फैक्ट्री तुझे वापस करने के लिए भी तैयार था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये तुम दोनों बाप बेटी मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। पर तेरी बेटी की हरकतों को देखने के बाद ऐसा तो नहीं लगता कि ये कभी मुझसे शादी के लिए राजी भी होगी। पर मैं भी कार्तिक हूँ, जहाँ सीधी उंगली से घी ना निकले वहाँ टेढ़ी उंगली करके निकालना मुझे बहुत अच्छे से आता है। कहकर वो सोना की ओर बढ़ा तो रघुवीर बीच में आते हुए बोला, नहीं कार्तिक, तुम मुझसे बात करो, मेरी बेटी को तुम कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अबे हट बुढ़े, कहकर कार्तिक ने उसे अपने सामने से हटाकर नीचे धकेल दिया। रघुवीर नीचे गिर गया। ये देखकर सोना की आंखें बड़ी हो गई। वो अपने पापा के पास से दौड़ती हुई आई। पापा उठिए। वो उसे सहारा देकर खड़ा करते हुए बोली, मैंने कहा था ना आपसे पापा, यहाँ रहना मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, चलिए यहाँ से। रघुवीर ने कार्तिक को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा, तुम सही कहती थी बेटा, चलो यहाँ से, एक नंबर का कमीना इंसान है ये। कार्तिक ने एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, कमीना इंसान? और ये बोल कौन रहा है ये तो देखो, जो खुद दुनिया का सबसे बड़ा कमीना हो। उसने ताली बजाई तो दरवाजे के बाहर खड़े कई गार्ड्स आकर हॉल रूम में खड़े हो गए। यस बॉस, इन दोनों बाप बेटी को ले जाकर मेरी पुराने विला में बांध दो, मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ। यस बॉस। वो सब गार्ड्स आगे बढ़ने लगे तो रघुवीर ने कहा, नहीं कार्तिक, तुम चाहे तो मुझे कहीं भी ले जाओ, मेरे साथ कुछ भी करो, पर मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। उसने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। उसने सब गार्ड्स की ओर नजर करते हुए कहा। सोना तो हैरानी से ये सब कुछ देख रही थी। कार्तिक फिर से एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, नहीं उठवाता ससुर जी, पर क्या करूं, मजबूरी है। वो क्या है ना, ये तो कभी अपनी खुशी से मानेगी नहीं, तो इसे जबरदस्ती ही शादी करनी होगी। और आज ही ये नेक काम भी पूरा कर देते हैं। आज ही पुराने विला में हम दोनों की शादी होगी, फिर ये वही करेगी जो मैं चाहूंगा। विशेष बच्चे का अबॉर्शन कराकर मेरे साथ ही रहना होगा। ये सुनकर कोई ताली बजाने लगता है तो सबकी नजरें सामने दरवाजे पर गई। सामने रागिनी खड़ी थी। वाह कार्तिक वाह, इतना बड़ा विश्वासघात। अब आगे देखिए क्या होगा। रागिनी यहाँ क्यों आई है, उसका कार्तिक के साथ क्या लेना देना, क्या कार्तिक और सोना की शादी हो पाएगी, जानने के लिए बने रहिए कल के लास्ट एपिसोड में। मोहब्बत है सिर्फ तुमसे कहानी पर।